नमस्कार, लेट्स मेक सारा दिन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया की दिन भर की खबरों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। आज जो मुद्दा है भारत की राजनीति में लगातार चर्चा में बना हुआ है। एक तरफ है बीजेपी वाली सत्ता का गठबंधन यानी कि एनडीए और दूसरी तरफ है कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन जिसको कहा जा रहा है इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन भी उसको विपक्ष कहता है। अब इंडी गठबंधन की हाल ही में एक मीटिंग होने वाली है। अब इस मीटिंग में बहुत सारे दलों ने जाने से थोड़ी सी आनाकानी की है, परहेज किया है, जैसे कि ममता बनर्जी ने और आम आदमी पार्टी ने। अब क्या है इसके कारण? क्या इस गठबंधन में आपस में कोई दरार है और क्या बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन सही सलामत है या उसमें भी कुछ दरार है? इन सभी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। अनंत जी, स्वागत है आपका। इंडिया अलायंस या इंडी गठबंधन, बीजेपी इंडी गठबंधन कहती है, विपक्ष वाले इंडिया कहते हैं, तो उसको लेकर आप एक नया विवाद आया है कि उसकी मीटिंग होने वाली है 19 जुलाई को। ममता बनर्जी भी जाने से मना कर रही है, आम आदमी पार्टी भी थोड़े आनाकानी कर रही है। तो क्या वो गठबंधन अभी अस्तित्व में है या अघोषित रूप से समाप्त हो चुका है? नहीं, देखिए, जहाँ तक इंडी अलायंस की बात है, वो गठबंधन अभी अस्तित्व में है। ये जरूर है कि पिछले 1 साल से उसकी कोई बैठक नहीं हुई जी। और इसी को लेकर जो उसमें तमाम घटक दल हैं, जो उसमें इंडी अलायंस के पार्टनर हैं, उनका ये कहना है कि जब लोकसभा चुनाव के लिए उस इंडी अलायंस का गठन हुआ था और जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उसको भंग कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस इस गठबंधन को बरकरार रखना चाहती है, ये जताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि जो एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, बीजेपी की लीड करता है जिसको, उसके मुकाबले में विपक्ष भी एकजुट है। लेकिन ममता बनर्जी का ये कहना है कि 21 तारीख को बंगाल में शहीद दिवस मना रहे हैं उनकी पार्टी, इसलिए बिजी है। लेकिन ममता बनर्जी का ये तर्क इसलिए समझ में नहीं आता कि ममता बनर्जी खुद अगर नहीं आ सकती, 21 तारीख को नहीं है बैठक, 19 को है, और 21 को अगर वहां शहीद दिवस है तो 1 दिन 2 दिन पहले किसी प्रतिनिधि को भेज सकती हूँ, एक व्यक्ति को। लेकिन ममता बनर्जी के कुछ इसमें मतभेद है, सीधे सीधे नहीं, वो हालांकि बीजेपी विरोधी है, लेकिन उनका कहना है कि इंडी गठबंधन उस तरीके से काम नहीं कर रहा जिस तरीके से काम करना चाहिए। इसकी नियमित बैठकें नहीं होती हैं, जब से बनाया, जब से इसकी 6 बैठकें हुई हैं, और वो भी लोकसभा चुनाव से पहले। इसकी आखिरी बैठक जून में हुई थी 2024 में, उसके बाद से लगभग 1 साल से कोई बैठक नहीं हुई। अब संसद सत्र हो रहा है तो उससे पहले एक औपचारिक रूप से ये बैठक है। 3 दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी कह चुके कि हमारा आम आदमी पार्टी का इंडी गठबंधन से कोई लेना देना नहीं। चुनाव के समय हम जरूर इसकी मीटिंगों में गए थे, क्योंकि हमारा भी मुख्य विरोध केंद्र में भारतीय जनता पार्टी से है, तो इसलिए, लेकिन अब इस बैठक में हम भाग नहीं लेंगे। उनका कारण बताते हैं वो कि जो इंडी गठबंधन है वो आपसी सहयोग जितना होना चाहिए उसमें, और बीजेपी से मुकाबला करने की जितनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो उसमें नजर नहीं आती। इसलिए इस बैठक में जाने से कोई औचित्य नहीं है। जी। अब इसकी जो मीटिंग बुलाई जा रही है, अगर ये बड़े-बड़े दल ही जाने से मना कर देंगे, गठबंधन के बड़े सदस्य में ममता बनर्जी आती है, आम आदमी पार्टी आती है, अगर ये ही जाने से मना कर देंगे, तब तो फिर इंडी अलायंस की प्रासंगिकता ही समाप्त हो गई एक तरह से। नहीं, बिल्कुल सही है। जो राजनीतिक हलकों में सवाल उठते हैं, और ये कांग्रेस लीडरशिप को, कांग्रेस चूंकि इस अलायंस में सबसे बड़ा सहयोगी पार्टनर है, सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, तो ये कांग्रेस पर निर्भर करता है कि वो अपने सहयोगी दलों को, जो भाजपा के विरोध में है, उनको कैसे एक साथ लेके रख सकते हैं। अगर 1 साल तक इसकी बैठक नहीं होती है तो फिर इसकी प्रासंगिकता क्या है? ममता बनर्जी का सबसे मुख्य जो अभी था, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव हुए अक्टूबर नवंबर में पिछले साल, जब दोनों जगह कांग्रेस बुरी तरह हार गई, ममता बनर्जी का वहां कोई स्टेक नहीं था, ना वो हरियाणा में चुनाव लड़ी और ना वो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ी। लेकिन जब पुअर प्रदर्शन, गरीब प्रदर्शन, कमजोर प्रदर्शन जब रहा कांग्रेस का, हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जीती और महाराष्ट्र में उसने बड़ी मार्जिन से जीत हासिल की, तो ममता बनर्जी ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि इंडी अलायंस के पास न तो एजेंडा है और न कोई लीडर है। एजेंडा नहीं है कि हम किस तरीके से काम करें, और कोई लीडर नहीं है। इसके संयोजक हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो 82 साल की उम्र है उनकी, कांग्रेस के भी वो अध्यक्ष हैं और इंडी अलायंस के भी संयोजक हैं। तो ममता बनर्जी का वो इशारों में 2-3 बार कह भी चुकी हैं कि अगर कांग्रेस का जो नेतृत्व है इस इंडी अलायंस को सही ढंग से लीड नहीं कर सकता, तो मुझे मौका मिले तो मैं इसको लीड कर सकती हूँ।
उनका साफ इशारा है कि जरूरी नहीं कि कोई बड़ा पार्टनर है, बड़ा दल है तो वही उसका नेतृत्व करे। उसका नेतृत्व बोलिए बोलिए। उसका नेतृत्व उसको करना चाहिए जो वास्तव में बीजेपी के खिलाफ संघर्ष कर सके, छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं उनको उठा के जनमानस के बीच उसके लिए आंदोलन कर सके और संसद में भी बीजेपी को दबा सके। अब मेरे आपके सवाल मतलब बातचीत में से एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि ममता बनर्जी का और केजरीवाल का ना जाना कहीं इस तरह तो नहीं है कि वो चाहते हैं कि हम राहुल गांधी की अधीनता नहीं स्वीकार करना चाहते, हम खुद लीडर बने इसके? नहीं, ये तो सीधा सीधा तो उनका वो नहीं कहते हैं उनको, लेकिन उनका मानना है, ममता बनर्जी का मानना है कि राहुल गांधी कांग्रेस को लीड नहीं कर सकते। सोनिया गांधी लीड करती थी, ठीक है, राहुल गांधी स्थायी रूप से राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेते। वो कई मौकों पर संसद से नदारत रहते हैं। ये ममता बनर्जी का आरोप है कि जिस तरह राहुल गांधी को सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेना चाहिए वो उस तरह नहीं लेते हैं। कई बार वो विदेश चले जाते हैं, कई बार वो संसद में अनुपस्थित रहते हैं। तो ममता बनर्जी ये हो या आम आदमी पार्टी, उनका मानना है कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए वही व्यक्ति इंडिया अलायंस को लीड करना चाहिए जो पूरा समय दे राजनीति को और छोटे छोटे मुद्दों को पकड़कर जनता के बीच जनमानस में जाए। ऐसे उमर अब्दुल्ला है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा था अभी 3-4 महीने पहले कि इंडिया अलायंस पूरी तरह प्रासंगिकता खो चुका है और इसको अब भंग कर दिया जाना चाहिए। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, उन्होंने भी एक बार सलाह दी थी कि साहब इंडी गठबंधन है जो अपना अस्तित्व अब बचा नहीं पा रहा है तो इसको खत्म कर देना चाहिए। और चुनाव का समय जब आए लोकसभा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जैसे ममता बनर्जी है, इसके अंदर कांग्रेस भी है, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की भी है और कम्युनिस्ट पार्टी भी है। ममता बनर्जी का पूरा आधार सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित है और पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ कांग्रेस भी लड़ती है और कम्युनिस्ट भी लड़ती है। दिल्ली में तो आप एक हो बीजेपी से मुकाबले के लिए, लेकिन जहां ममता बनर्जी का सिर्फ प्रभाव है बंगाल, वहां कांग्रेस और कम्युनिस्ट उनके खिलाफ लड़ते हैं। तो ममता बनर्जी को तो जितनी लड़ाई बीजेपी से लड़नी पड़ती है उतनी वहां कांग्रेस और कम्युनिस्ट से लड़नी पड़ती है। ये स्थिति आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी दिल्ली में कांग्रेस भी लड़ती है उनके खिलाफ, पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने होती है, गुजरात में आम आदमी पार्टी और आमने सामने होती है। अभी गुजरात में जो बाई इलेक्शन हुए उसमें एक सीट पे तो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीता विधानसभा में और दूसरी पे उसने अच्छे वोट हासिल किए। तो वहां पर जो गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है वो कांग्रेस की कीमत पर, वो कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा रही है। तो आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि कांग्रेस मजबूत हो क्योंकि उसका आधार जिन राज्यों में है वहाँ कांग्रेस, उसकी भाजपा और कांग्रेस मुख्य प्रतिद्वंदी है। तो अब ये जो 19 जुलाई को जो बैठक होने वाली है इसका मीटिंग तो होगी है, लेकिन इसमें कितने दल आते हैं अभी तो ये 2-3 दलों ने मना किया है, हो सकता है और 2-3 दल इससे नदारत रहे। तो ये कांग्रेस के देखने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार 3 चुनाव से केंद्र में सरकार में आ रही है और कांग्रेस का बहुत कमजोर प्रदर्शन रहा है, इस बार जरूर वो 100 के आंकड़े के नजदीक पहुंची 99 पे, वरना 2 चुनाव में वो 52 और 44 सीटों पे सिमट गई। तो अगर इसको जिंदा रखना है, इसके अस्तित्व को बचाए रखना है, तो एक तो इसमें सक्रिय रूप से इसको दिखाना पड़ेगा कि इंडिया अलायंस जीवित है। आप ये नहीं कि संसद सत्र आ रहा है तो फॉर्मेलिटी के लिए, औपचारिकता के लिए एक मीटिंग बुला ली, चाय पी ली, सबने फोटो सेशन हो गया, उससे इसकी प्रासंगिकता साबित नहीं होने वाली है। अब अगला सवाल ये है कि जब से ये अलायंस बना है, क्या इसने अपने उद्देश्य को हासिल किया है या केवल एक राजनीतिक ड्रामा? नहीं, देखिए उद्देश्य तो इसका था कि 2 बार से जो नरेंद्र मोदी की सरकार आ रही है उसको रोकना। आपको याद होगा 2023 के अंदर 24 में चुनाव थे और 23 में ये गठबंधन बना। सबसे पहले इसकी बैठक हुई पटना में। नीतीश कुमार उस समय महागठबंधन लालू यादव बनाने की बात थी। हाँ, लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर नीतीश ने पहली बैठक पटना में की और नीतीश का भी सपना है या नहीं, चोरी छुपे पर्दे के पीछे क्या है, हर प्रधानमंत्री बनने की उनकी भी लालसा रही होगी निश्चित रूप से। जब वो 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री के बाद सीधा मत प्रधानमंत्री का होता। जून में उन्होंने पटना में बैठक बुलाई, उस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला, सिर्फ ये नहीं हुआ कि 20-25 दल वहाँ इकट्ठे हुए और ये तय हुआ कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए गठबंधन है उसको कैसे रोकें, इस पे चर्चा हुई और 5-6 महीने ही हुए
और जो पहली बैठक नीतीश ने बुलाई थी, नीतीश उस महागठबंधन को छोड़ के फिर भाजपा के पाले में आ गए। तो जो पहली बैठक के जो आयोजनकर्ता थे, जो मेजबान थे, वही छोड़ के चले गए। तो इसकी शुरुआत हम कह सकते हैं कि शुरुआत ही इसकी ऐसे हुई कि जो संयोजक बनते, नीतीश का नाम भी था ममता बनर्जी का, तो नीतीश छोड़ के चले गए। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो लोकसभा चुनाव में भी बहुत से दलों की ये थी कि हम सभी 543 सीटों पर भाजपा के और एनडीए के मुकाबले एक कैंडिडेट खड़ा करें। तो वो जो उद्देश्य था भाजपा को सत्ता में आने से रोकना, वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से नहीं रोक पाई। फिर जैसे हरियाणा के चुनाव हुए, हरियाणा के चुनाव में भी कांग्रेस अलग लड़ी और वहाँ जननायक पार्टी है और लोक दल है, वो छोटे छोटे दल है। कांग्रेस उनको मैं भी समन्वय नहीं कर पाई कि उनको अगर एक मंच पे लाते तो भाजपा विरोधी वोटों को एक जगह करके और भाजपा को टक्कर दे सकते, लेकिन भाजपा तीसरी बार जीत गई। वहाँ महाराष्ट्र में भी ये हुआ, उद्धव ठाकरे की और शरद पवार की पार्टियां टूट गई, उनमें दरार पड़ गई और भारतीय जनता पार्टी पहली बार महाराष्ट्र के अंदर 288 में से 230 सीटें भाजपा गठबंधन जीतने में सफल रहा। तो जो उद्देश्य था, न तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को रोक सके और ना फिर ये विधानसभाओं में, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे आपके हरियाणा के चुनाव हो, या लोकसभा के साथ जो उड़ीसा के चुनाव हुए थे, वहां भी भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपना कमल खिलाने में कामयाब हुई। तो कांग्रेस के अलावा जो छोटे दल हैं इसके अंदर, जो राज्यों के दल हैं, जिनकी एक एक राज्य तक अपनी सीमा है, उनके जो स्वार्थ है, उनके जो हित है, वो सिर्फ राज्य की राजनीति तक है। अच्छा, अगर हम मान लें कि ये सारे घटक इसके शामिल हो जाए मीटिंग में, तब ये अब कोई मतलब केंद्र में तो चुनाव है नहीं, तब ये मिलके बात क्या करेंगे? क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं वहां तो ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ है। अब जैसे मान लो ममता बनर्जी भी आ जाए, कांग्रेस भी आ जाए, आम आदमी पार्टी भी आ जाए, अब बंगाल में तो कांग्रेस और ममता बनर्जी एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, तो ये एक जगह बैठकर मीटिंग में तय क्या करेंगे? अभी लोकसभा के चुनाव तक नहीं, ये तो अभी कोई चुनाव की रणनीति नहीं है। ये संसद सत्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार पर कैसे दबाव बनाया जाए, कैसे जनहित के मुद्दों को, जैसे बिहार के अंदर जो विशेष पुनरीक्षण हो रहा है मतदाता सूची का, उसका कांग्रेस हो चाहे लालू यादव की पार्टी आरजेडी हो, ये खुला विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, लेकिन सरकार को संसद में घेरने का प्रयास करेंगे। और एक सामूहिक जो रणनीति होती है ना, कि किन किन मुद्दों पर इंडिया अलायंस में जो दल शामिल है वो किन किन मुद्दों पर एक मत है। कई मुद्दे ऐसे होते हैं कि जिनमें कांग्रेस की राय अलग है और ममता बनर्जी की राय अलग है, एडीएमके की राय अलग है। तो उन फ्लोर कोऑर्डिनेशन, जो संसद में जो मुद्दे उठाए जाएंगे, किस तरह भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाए, क्या जनहित के मुद्दे नहीं हो रहे, क्या पार्टी ने, भाजपा एनडीए गठबंधन ने वायदा किया था वो पूरे नहीं हो रहे, छात्रों की समस्या हो, तो ये कोई चुनावी रणनीति के लिए नहीं, ये एक संसद सत्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने के लिए मीटिंग हो रही है। तो क्या ये इनके खिलाफ भी जा सकता है? जैसे मान लो अभी ये मीटिंग करते हैं संसद सत्र के लिए, और फिर जैसे ही राज्यों में चुनाव होंगे तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, तो जनता को भी ये बात समझ में आती है कि केंद्र में घेरना होता है तो साथ आ जाते हैं, राज्यों में चुनाव होता है तो अलग अलग लड़ने लग जाते हैं। नहीं, ये तो देखो, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, जो इंडिया अलायंस के उद्देश्य प्राप्त करने में विफलता का मुख्य कारण यह है। पश्चिम बंगाल में ममता और ये आपस में लड़ाई होती है कि तीनों पार्टियां आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, पंजाब में आम आदमी पार्टी, गुजरात में आम आदमी पार्टी, तमिलनाडु में जरूर है जो डीएमके है और कांग्रेस के साथ गठबंधन, लेकिन वहां की भी स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस उस गठबंधन में तो है, वहां का जो लोकल गठबंधन है उसमें, लेकिन सरकार में डीएमके ने कांग्रेस को शामिल नहीं किया। जैसे झारखंड में सरकार चल रही है तो वहाँ कांग्रेस भी शामिल है, वहाँ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, वहाँ कांग्रेस भी शामिल है, लेकिन तमिलनाडु के अंदर डीएमके ने कांग्रेस को शामिल नहीं किया। तो मूल मुद्दा वही है कि अगर अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, गठबंधन का मतलब होता है गठबंधन धर्म, और गठबंधन धर्म ये होता है कि आप अगर किसी गठबंधन में हो तो उस पार्टी के खिलाफ आप चुनाव नहीं लड़ो, लेकिन ये ऐसा संभव नहीं है। क्या ऐसे कौन से कारण रहे कि ये गठबंधन मजबूत नहीं हो पाया है? देखिए, उसका मुख्य जो कारण है ना, मुख्य कारण जो ममता बनर्जी ने उठाया है कि ना इसके पास एजेंडा है और ना कोई लीडर है। आपको याद होगा कि जब गठबंधन की शुरुआत 90 के दशक में हुई, जब किसी दल को बहुमत नहीं मिल पा रहा था, 84 में इंदिरा गांधी को जो पूर्ण बहुमत मिला, 80 में मिला, फिर 84 में जब उनकी हत्या हो गई, उसके बाद कांग्रेस को 413 सीटें मिली।
उसके बाद जो भी चुनाव हुए, चाहे 89 के चुनाव लोकसभा के हुए, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, या 91 का चुनाव हुआ जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी, लेकिन गठबंधन की सरकार थी, वहां भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को रिश्वत देने का मामला आया। फिर 96 हो, चाहे 98 हो, चाहे 99 हो, लगातार जो, या 2004 के चुनाव हो, 2000 के 9, किसी एक दल को किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो गठबंधन की राजनीति वहां जो शुरू हुई कि जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन किया कि जो भी कांग्रेस, उस समय कांग्रेस विरोध प्रमुख समझा जाता था, जैसे आज भाजपा का विरोध, क्योंकि भाजपा केंद्र में मजबूत है, और एक जमाने में कांग्रेस मजबूत होती थी और भारतीय जनता पार्टी आज की भूमिका में नहीं थी। तो एनडीए बना, तो उसके संयोजक, उसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयोजक भले लाल कृष्ण आडवाणी रहे हो, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी थे जो सब पार्टियों को, सब नेताओं को साथ लेके चलते थे। आज एनडीए में है नरेंद्र मोदी जो उसके नेता हैं, तो जो छोटी पार्टियां हैं उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी के प्रभाव की वजह से अगर हम इनके साथ मिलकर लड़ रहे हैं तो हमको भी अपने राज्य में फायदा होगा। चाहे जैसे नीतीश की पार्टी है, अब नीतीश की पार्टी के पास 43 सीटें हैं, लेकिन 75 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी उसको मुख्यमंत्री बनाए हुए है, क्योंकि उसके पास जो 16% वोट है। तो वोटों का जो आदान प्रदान होता है ना, वो इस तरीके से होता है कि छोटी पार्टियों को ये नहीं लगे कि बड़ी पार्टी उनको खा रही है। नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे भाजपा की सोच यही है कि ये मैसेज जाए कि भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगता है कि जो उसके सहयोगी दल होते हैं उसी को खत्म कर देती है। शिवसेना उदाहरण है। तो कांग्रेस के पास मजबूरी यह है कि जो इंडिया अलायंस है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी, दोनों की क्षमता वो नहीं है कि जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके। सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से अब इतने ज्यादा सक्रिय नहीं रहती, वो ठीक है, उसकी एक चेयरपर्सन है जो इंडिया अलायंस है, लेकिन वो संसद में कभी चली गई है, लेकिन अब सड़क पे संघर्ष करने की उनकी स्थिति नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल फिर वही है कि 19 तारीख की जो इंडिया अलायंस की बैठक होगी, क्या वो सिर्फ औपचारिकता होगी, कितने दल उसमें आएंगे, कितने दल उसमें नहीं आएंगे, और इसके बाद उसमें जो आरोप लगते हैं कि साहब कोई एजेंडा नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, हम एक साल तक इसकी बैठक नहीं होती, तो क्या ये जो आरोप लगते हैं इसका निराकरण होगा 19 जुलाई की बैठक में? अगर निराकरण होता है तो उन दलों को लगता है कि हमारी बात सुनी गई, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कागजों में तो इंडिया अलायंस चलता रहेगा, लेकिन राज्यों में हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपने अपने निर्णय लेगा, और ये जिस पे जो आरोप लगते हैं कि इंडिया अलायंस सफल नहीं हो रहा है, वो वाकई जो चीज है वो दिखेगी जमीन। अच्छा, जिस तरह का अभी ये हुआ इंडिया अलायंस का बनना, इस तरह की घटना पहले भी भारत की राजनीति में हुई है। जब 1977 इंदिरा गांधी के खिलाफ बाकी सारे घटक एक हुए थे, जनता पार्टी बनी, तो ऐसा दोनों में क्या अंतर है कि जनता पार्टी ने तो इंदिरा गांधी को हरा दिया, पर इंडिया अलायंस मोदी को नहीं हरा पाया। नहीं, देखिए, वो तात्कालिक कारण थे। वो देश में जब 1975 में आपातकाल लगा और उसके बाद जब 19 महीने 21 महीने तक कुछ जातियां हुई, कुछ उसका प्रचार इस तरीके से हुआ कि लगा कि इमरजेंसी में लोकतांत्रिक सारे अधिकार नष्ट हो गए, नसबंदी जबरन की गई है, सरकार के कुछ मंत्री थे वो तानाशाही का रवैया अपनाते थे, उसके खिलाफ जो एक माहौल बना, जो देश ने कभी इमरजेंसी का जैसा माहौल देखा नहीं था, तो उसके खिलाफ जो माहौल बना, और उसमें पांच पार्टियां आके, उसमें जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, संगठन पार्टी, कई पार्टियां थी, उन्होंने आके मिलाया तो एक माहौल बन गया। और वो जो इंदिरा गांधी की ने जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश पे आपातकाल थोपा, उसकी वजह से जनता पार्टी सत्ता में आई। अब ऐसी स्थिति नहीं है कि इंडिया अलायंस अगर नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पा रहा, तो मैंने उसका बताया उसके कारण कि राज्यों में इनमें आपस में लड़ते हैं, सहमति नहीं है, इनके पास कोई लीडर ऐसा नहीं है। सोनिया गांधी जब पावर में थी, सोनिया गांधी जब सक्रिय राजनीति में थी, सक्रिय ज्यादा थी, तब देखिए 2009, 2004 और 2009 दो चुनावों में यूपीओ को जीत मिली, उसका श्रेय सोनिया गांधी को था। और वो प्रधानमंत्री, उनको संसदीय दल का नेता भी चुन लिया गया था, वो क्यों नहीं बनी एक अलग विवाद के कारण है। लेकिन सबसे बड़ा है कि कोई भी पार्टी हो या कोई भी गठबंधन हो, जब तक उसका नेता प्रभावशाली नहीं होगा, तब तक वो अपने सहयोगी दलों के अंदर वो विश्वास पैदा नहीं कर सकता कि हम अपने विपक्षी दल को मात दे सके। अब इस इंडी गठबंधन की बात करें, इसका भविष्य क्या है? क्या अभी ये सही सलामत रहेगा या बिखर जाएगा? देखिए, अभी ये नहीं कह सकते कि रहेगा या बिखर जाएगा, लेकिन हाँ, ये संसद सत्र चलने के बाद जो बिहार चुनाव होंगे उसमें इसकी अग्नि परीक्षा होगी
बिहार में पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी और सिर्फ 19 सीटें जीत पाई। तो लालू प्रसाद यादव का ये कहना था, उनकी पार्टी का ये कहना था कि अगर कांग्रेस 40 सीटों पर लड़ी होती और हम 30 सीटों पर लड़े होते तो हम 10-15 सीटें और जीतते और शायद महागठबंधन की सरकार होती। तो क्या बिहार के अंदर ये महागठबंधन में सीट का एडजस्टमेंट हो पाएगा? ये सबसे बड़ा एक अग्नि परीक्षा होगी और उस अग्नि परीक्षा में इंडिया गठबंधन कितना सफल रहता है ये इसके भविष्य तय करेगा। अगर वहां सब कुछ ठीक रहता है और मान लीजिए कि एनडीए जो पिछले कई सालों से वहां बिहार में नीतीश और भाजपा सरकार में है, एक आध मौके को छोड़ के, तो अगर सरकार एनडीए की हट जाती है वहां से और इंडिया अलायंस की आती है तो इसको एक नई ऑक्सीजन मिलेगी। वरना लोकसभा की चुनाव की हार, फिर महाराष्ट्र के चुनाव की हार, फिर हरियाणा के चुनाव की हार, उड़ीसा में हार, तो इन लगातार हारने के बाद अगर बिहार में फिर इंडिया अलायंस विफल हो जाता है किसी भी कारण से, सब दलों को एक नहीं ले पाता है या वहाँ नीतीश कुमार की जो अक्षमता है सरकार की उनको सही तरह से मतदाता में नहीं पहुंचा पाता, तो इसके अस्तित्व में फिर जो सवाल ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी और उमर अब्दुल्ला खड़े कर रहे वो सही साबित होंगे और फिर इसका बिखरने की आशंका बन सकती है। इस गठबंधन का नेता आप किसको देखते हैं? क्या ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या फिर राहुल गांधी? नहीं, देखिए, राहुल गांधी की जो स्वीकार्यता है वो पहले भी नहीं रही है। कांग्रेस के अंदर भले राहुल गांधी स्वीकार हो, लेकिन आम आदमी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव भी कई मौके पर सवाल उठा चुके हैं। लोकसभा में काफी कांग्रेस के जो नेतृत्व पे, उनकी कार्यशैली पे, कांग्रेस की कार्यशैली पे सवाल उठा चुके हैं। तो ये कौन होगा ये तो इंडिया अलायंस तय करेगा। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से ममता बनर्जी जो है, ममता बनर्जी का जो प्रभाव है, बेशक वो बंगाल की पार्टी है लेकिन उनको उनकी पहचान पूरे देश में है और उनकी छवि आक्रामक राजनेता की है। वो संघर्ष करना जानती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी जब पश्चिम बंगाल में थी 1977 से लेकर 2011 तक लगभग 34 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और कांग्रेस वहां उसको नहीं हरा पा रही थी। और ममता बनर्जी अपने तरीके से चाहती थी कि कांग्रेस इस तरीके से संघर्ष करे, लेकिन कांग्रेस उस तरीके से संघर्ष नहीं कर पाती थी। ममता बनर्जी ने पार्टी छोड़ी कांग्रेस, 97 में उन्होंने अपनी तृणमूल कांग्रेस बनाई और लगभग 14 साल 13 साल उन्होंने संघर्ष किया कम्युनिस्टों के खिलाफ और कम्युनिस्टों को सत्ता से हटाया और आज 14 साल से ममता बनर्जी की पार्टी वहां सत्ता में है। तो निश्चित रूप से अगर ममता बनर्जी हो, केजरीवाल अभी चूंकि झटका लगा है उनको दिल्ली चुनाव में, तो केजरीवाल और एक छोटी है, लेकिन ममता बनर्जी एक बड़ा राजनीतिक दल है और 29 सीटें उनकी हैं पश्चिम बंगाल में लोकसभा में। तो ममता बनर्जी अगर इसका नेतृत्व करती हैं तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव या उमर अब्दुल्ला के मुकाबले, तो शायद इंडी अलायंस में नई सिरे से जान फूंकी जा सकती है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा, इंडी अलायंस में भविष्य क्या होगा ये अभी कहना तय नहीं है, लेकिन संसद के सत्र से पहले इसकी एक मीटिंग होने वाली है 19 जुलाई को। अब उसमें ममता बनर्जी ने और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने भी थोड़ी सी दूरी उससे बनाई रखी है। अब आगे भविष्य में क्या क्या छुपा हुआ है ये तो आप और हम मिलकर देखेंगे। ये कार्यक्रम अगर आपको पसंद आता है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद सर, आपका भी आने का धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and
Let's Mike.